हेलो बच्चों, नई प्रॉब्लम्स, नया दिन, मस्त 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 अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स। देखो देखो, एक तो अभी अभी मेरे को दो क्वेश्चन भेजे हैं किसी ने, पहले अपन उनको डिस्कस कर लें, है ना। अब वो क्वेश्चन तो मोबाइल में है, लेकिन मेरे को कुछ जहां तक कुछ याद है, क्वेश्चन नंबर 1, दोनों नीट के क्वेश्चन है भी। एक में कहा जा रहा है, यदि यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान समय के साथ निम्न ग्राफ के अनुसार परिवर्तित हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो आपको ग्राफ दिया गया है, उसमें इधर समय और इधर धारा और समय के बीच में ग्राफ। जिसने पूछा उसको पता चल गया होगा ना। अब तो T/2 एंड T यहां से लेकर आधे समय तक चलता है ये सीधा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये तो आपके सवाल में दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है ये ग्राफ आपसे, समय और प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर, एक ही बात है, कुछ भी बोलो, ठीक है ना। ये समय है T/2 और ये समय है T। चलो देखते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है। E बराबर होता है d∅dt। E बराबर d∅dt ये होता है कुंडली, और इसका मान होता है फाइ बराबर Li होता है ना, फाइ बराबर Li। तो ये हो गया L इंटू फाइ का मान रख देता हूं, चलो d/dt Li। तो L बार आ गया di/dt। देखो यहां धारा का मान इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सरल रेखा क्या व्यक्त करती है कि इस यहां से लेकर इस समय के दौरान ग्राफ सरल रेखा है E। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए बताओ। E प्रोपोर्शनल टू di/dt एंड E का मान देखो 0 से T/2, 0 से T/2 समय तक di/dt का मान, di/dt का मान कांस्टेंट है, नियत है। देखो I का मान तो बढ़ रहा है समय के साथ, I का मान समय के साथ बढ़ रहा है, लेकिन di/dt क्या होता है याद है, di/dt बराबर tan थीटा होता है, ये tan थीटा है। और मान लो इस कोण का मान जो भी है, अब थीटा यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, कहीं भी थीटा का मान निकालो, सब जगह कांस्टेंट आएगा। तो इस पूरे वक्र के लिए जहां भी सरल रेखा है, कहीं भी ढाल निकाल लो, सब जगह ढाल का मान समान आएगा। di/dt इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट। दो तरीके बता दिए मैंने, यहां से लेकर यहां तक। तो अब बताओ ग्राफ कैसा आना चाहिए। यहाँ काय का चिन्ह आता है मालूम है आपको, माइनस का चिन्ह आता है, यहाँ माइनस का चिन्ह आता है। इसका मतलब क्या हुआ, di/dt का मान यहाँ कांस्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक, लेकिन धनात्मक है। धारा क्या है, धनात्मक, धारा का मान बढ़ रहा है भाई। वापस देखो, कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर, एक बार फिर बता रहा हूं, इधर देखो 0 से T/2 तक क्या क्या चीजें देखनी है, एक बार देख लो। I का मान समय के साथ
बढ़ रहा है। देखो, और आपको मालूम है जब धारा का मान बढ़ता है तो प्रेरित धारा की दिशा हमेशा मुख्य धारा के विपरीत होती है। I का मान समय के साथ बढ़ रहा है, परंतु di/dt बराबर क्या है? नियत, क्योंकि सरल रेखा का ढाल हमेशा सब जगह नियत रहता है, क्योंकि ये di/dt बराबर क्या होता है? tan थीटा, दैट इज कांस्टेंट, नियत। सरल रेखा अगर ग्राफ कभी भी होती है तो उसका ढाल हर बिंदु पर नियत माना जाता है, नियत होता है। अब बताओ, धारा का मान बढ़ रहा है, यहां से धारा बढ़ रही है, लेकिन di/dt का मान नियत है। ये नियत है, इसका मतलब इसका मान भी नियत आएगा। अब बात आती है चिन्ह की, तो 0 से t/2 तक धारा का मान बढ़ रहा है, तो di/dt का मान, यहां आगे माइनस का चिन्ह है, तो ये चिन्ह ऐसा आना चाहिए। यहां से लेकर यहां तक का ग्राफ ऐसे कांस्टेंट आएगा, di/dt। उसके बाद देखो, t/2 से t तक, t/2 से t तक, यहां से लेकर यहां तक I का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। I का मान घट रहा है, परंतु ग्राफ कैसा है बताओ? di/dt का ग्राफ बताओ कैसा है? di/dt का ग्राफ कैसा है? सरल रेखा है, और सरल रेखा का मतलब होता है ढाल का मान नियत। di/dt बराबर क्या है? नियत। अब बताओ, धारा का मान घट रहा है, तो di/dt का मान क्या होगा? माइनस में, नियत एवं ऋणात्मक। ये क्या होगा? नियत भी होगा और ऋणात्मक। अगर di/dt का मान माइनस में है तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब क्या होगा? अतः E नियत एवं धनात्मक हो। E का मान नियत भी होगा और धनात्मक हो। तो देखो, E का मान ऐसे आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। और अगर आपको ग्राफ में ऐसा ग्राफ नहीं दिया हुआ है चारों ऑप्शंस में, तो फिर आपको ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है, ऐसा भी मिलेगा तो भी हम उसको भी सही कर सकते हैं, ऐसा भी ग्राफ सही कर सकते हैं। तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। तो ये हो गया आपके लिए एक क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। और देखो, इसके बाद एक और क्वेश्चन था, एक सवाल और देख लो, लिख देता हूं पहले सवाल। 0.025 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये भी नीट 2010 में आया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार लूप लंबवत तल में रखा है, जिसकी त्रिज्या दो, पता नहीं एक दे रखा है या दो मिलीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है या परिवर्तित हो रही है, ऐसा ही है, मेरे पास सवाल लिखा हुआ नहीं है, घट रही है। और 2 मिलीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। जब त्रिज्या का मान 2 सेंटीमीटर है, तो लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो देखो बोर्ड पर, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? आपको मालूम है प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? माइनस d फाई संबद्ध अपॉन dt, ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से, यही होता है। अब इसके बाद देखो,
ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र जो है इसके अंदर इसका मान रख दो, फेरों की संख्या n इंटू बी ए। और आपको मालूम है वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। देखो ये इस तरह से ये लूप है और ये एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत तल के अंदर ये इस तरह से रखा हुआ है और अब इसकी त्रिज्या का मान लगातार सिकुड़ रहा है। इसकी त्रिज्या का मान स्मॉल आर दे रखा है। अगर ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा? इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी आएगी, प्रेरण होगा। फैराडे कहता है अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरण भी होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में लूप रखा है जिसकी त्रिज्या का मान स्मॉल आर है। ठीक है, वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल इतना है। फेरों की संख्या, फेर है तो एक ही दे रखा है, इसमें कुछ दे नहीं रखा है इस तरह से। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0.025 टेस्ला, स्मॉल आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लो 2 सेंटीमीटर। और dr/dt इसका मान दे रखा है सिकुड़ने की दर, त्रिज्या सिकुड़ने की दर मतलब त्रिज्या घटने की दर दे रखी है कितनी? 2 मिलीमीटर पर सेकंड, माइनस में दे रखा है। मतलब ये बताता है कि त्रिज्या का मान इस दर से घट रहा है। 1 सेकंड में कितना घट जाता है? 2 मिलीमीटर। घट रहा है बढ़ रहा है किससे पता चलता है? इससे पता चलता है। इससे पता चल रहा है ना कि भाई त्रिज्या का मान घट रहा है। 1 सेकंड में कितनी त्रिज्या घट रही है? 2 मिलीमीटर घट रही है। 2 और मिली का मतलब आप लोग जानते हैं दैट इज 10⁻³ तो ये मैंने इसको SI सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब देखो E बराबर -n, मान लो इसके अंदर 10 फेरे दे रखे हो तो मैं n की जगह 10 रख देता। और B दोनों नियत राशि हैं, बाहर निकाल लिया। d/dt अंदर बच गया पाई स्मॉल r स्क्वायर। E बराबर -nb, पाई को भी बाहर निकाल लो। अच्छा बताओ आर स्क्वायर का समाकलन या अवकलन करना है? बताओ यार। टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 2t होता है? होता ही नहीं होता है? चलो एक बार और लिख देता हूं। करोगे सॉल्व इसको तो E बराबर -nb पाई, इसका अवकलन करो बताओ। लेकिन यहाँ t है, आर स्क्वायर का अवकलन करूंगा तो क्या आएगा? 2r। लेकिन किसका अवकलन करा? r का अवकलन t के साथ। अगर यहाँ r होता तो यहाँ 2r आ जाता, लेकिन यहाँ t है तो एक अवकलन गुणांक बोलते हैं इसको, इससे गुणा करना पड़ेगा। अब देखो सारे मान रख रहा हूं मैं। E बराबर -1 इंटू 0.025 पाई इंटू 2 इंटू आर का मान, दे रखा होगा ना, 2 गुणा 10⁻⁻2 गुणा dr/dt का मान दे रखा है कितना? -2 गुणा 10⁻⁻3। सॉल्व करें तो देखें इसको, देखो क्या हुआ। यार ये शायद 1 मिलीमीटर पर सेकंड दे रखा है यार, ये 1 मिलीमीटर पर सेकंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे पास सवाल लिखा हुआ नहीं है, मैंने अभी जस्ट मेरे पास आया और मैंने आपको ऐसे किसी टेप दिया हुई से। 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से, पता नहीं 2 कैसे याद रहेगा। 1 होगा तो आपका आंसर मैच कर जाएगा उससे, देख लेना। अगर 2 होगा तो अपन 2 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा करो इसको, देखो इसको इससे गुणा करा 4 और इसको इससे गुणा करो तो 0.1 पाई इंटू 10⁻2 और -3 -5 माइनस ये आ गया पाई इंटू 10⁻6 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइक्रो वोल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आपका नीट का 2010 का क्वेश्चन था, अच्छा सवाल है।
बेसिक सवाल है, मतलब बिना कोई ज़्यादा तकलीफ पहुंचाए ऐसा सवाल आराम से किया जा सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो ही बढ़ जाए ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि काम आसान हो जाए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। एक और बच्चे ने कल के क्वेश्चंस में 2 चीजें भेजी है मुझे। देखो, टेस्ट की प्रॉब्लम्स के अंदर पहला सवाल, मुझे लेकिन दुख हुआ भाई, ये सवाल न आना बहुत तकलीफ पहुंचाता है मेरे को। मेरा विद्यार्थी अगर इस तरह के क्वेश्चन न कर पाए तो मेरे लिए शर्म की बात है। इस लूप को इस दिशा में गति करवाई जाती है, इस दिशा में, तो इसके अंदर प्रेरित धारा की दिशा बतानी थी आप। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये तो गति दे रखी है आप, गति, लूप में प्रेरित धारा की दिशा बतानी है। क्या करेंगे, सबसे पहले अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां घुमाएंगी, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा बताओ, यहां चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा, क्रॉस, क्रॉस होगा। और आपको मालूम है B बराबर होता है μ0I/2πr, B प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी का मान ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, ये आर है, यहां से यहां तक की दूरी, बताओ गति करवाएंगे तो क्या होगा, आर बढ़ेगा तो बी का मान घटेगा। बताओ बी कौन सा है, क्रॉस, और इसका मान घटेगा। जब इस लूप को इस दिशा में गति करवाई जाएगी तो इन दोनों के बीच की दूरी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और दूरी बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान घट रहा है। तो बताओ प्रेरण क्या होगा, लेंज बाबू आ गए, ढोल बजाओ लेंज बाबू आगे, क्या कह रहे हैं, घट रहा है, तो सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट कर दो। प्रेरण का क्रॉस का, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, धारा क्या होगी, धारा बताओ क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त। लेकिन यार ये तो बेसिक सवाल है, मैं तो बहुत आगे बढ़ गया। एक और सवाल पूछा उस बच्चे ने कि अगर इसमें इसको गति ना करवा करके इसको स्थिर रखा जाए, देखो यहां से यहां तक की दूरी का मान स्मॉल r है, मैंने इसको स्थिर रखा, B बराबर यहां चुंबकीय क्षेत्र मालूम है क्या होता है, μ0I/2r, 2r होता है, सॉरी 2πr होता है। इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र। तो आपसे कहा जा रहा है अगर इस धारा का मान I का मान घटाया जाए, I घटाने पर लूप में प्रेरित धारा की दिशा, हम पुराने लेक्चर्स के अंदर 2 बार, रेगुलर क्लास में और प्रॉब्लम क्लास में 2 बार पढ़ चुके हैं। तो B प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, I। देखो यहां से I, तो इसको लूप को इससे रखा और धारा का मान बढ़ाया जा रहा है, सॉरी धारा का मान घटाया जा रहा है, ये आपका सवाल है। अगर धारा का मान घटाऊंगा, बताओ इस धारा के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, क्रॉस, B क्या हो गया, क्रॉस। अगर धारा का मान घटेगा तो क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा, लेंज बाबू आगे, घटेगा तो सपोर्ट, प्रेरण का होगा, सपोर्ट करेंगे हम इसका सपोर्ट कर देंगे। और धारा क्या होगी बताओ, धारा क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में होगी, दक्षिणावर्त दिशा में होगी, ठीक है ना। अब तो ये तो थी आपकी प्रॉब्लम्स जो बच्चों ने पूछी है, मुझे सेंड किए हैं प्रॉब्लम्स, तो ये आपके सॉल्यूशंस हैं। अब देखो, हमने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया था, उसका एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, एक और, वो भी मैं आपको, तो मैंने उसका एक और उसको अच्छे से एलैबोरेट करके बता दिया है। देखो, मैंने आपसे बोला था एक कंसेप्ट के द्वारा कि यदि मान लो ऐसा तार है,
और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इन दोनों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, इन दोनों के मध्य ए और बी के बीच में। तो यहां से देखो, और अगर मैं इसको v चाल से इधर चलाता हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ई ए बी बराबर, देखो इन दोनों के बीच की लंब दूरी ले लेनी है आप, यहां से दो पैरेलल ग्रिल्स डाल लो, लाइंस डाल लो और ये परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लो, ठीक है। मान लो ये तार जरूरी थोड़ी यहीं तक होता, यहां तक भी हो सकता है, या हो सकता है यहां तक होता, मान लो यहां तक है, तो इन दोनों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल VBL होगा, क्योंकि मैंने इसको यहां से लेकर यहां तक की इस लेंथ को क्या मान लिया, L। देखो ये L, इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस का मान कितना है, L। तो अब देखो ये L है, ये V है और ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तीनों लंबवत हो गए ना, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान VBL आएगा। अब इसके क्वेश्चंस देखो, बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो अब मैं आपका वो कंफ्यूजन दूर कर दूं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जितने क्वेश्चंस करोगे कंफ्यूजन्स आएंगे, तयशुदा बातें आएंगी, लेकिन अगर उन कंफ्यूजन्स को हटा दिया जाए तो कोई हमारे सामने फिर बैठने की हिम्मत भी नहीं करेगा। देखो अगर इस छड़ को, ये छड़ है, इसकी लंबाई का मान कितना है, L लंबाई की छड़ है साहब। अगर V चाल से इधर चलाया जाए, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो A और B के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान VBL होगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अगर मान लो मैं इस छड़ को ऐसे रखने के बजाय, इधर देखो, इस छड़ को ऐसे रख दूं, थोड़ा सा मैंने इस छड़ को घुमा दिया, लंबाई का मान L है और इसको इधर चलाया जा रहा है V चाल से, चुंबकीय क्षेत्र B है, एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो अब आपको क्या करना है, क्योंकि लेंथ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप क्या करें, मैंने बताया था दो ग्रिल्स बना लो लाइक दिस एंड फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इमेजिनरी लेंथ विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। कुछ बात समझ में आई? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होते हैं जिनका बैलेंस होता है, अपने पढ़ा था, याद करो। उसके अंदर चुंबकीय विद्युत बल होता है, विद्युत बल F बराबर Q, संतुलन की अवस्था, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र निकाला था हमने ये वाला, और वो कंजर्वेटिव होते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आपको A और B ये दे रखे हैं, घबराओ मत। क्या करो, मैंने तरीका क्या बताया, कंसेप्ट पर आ जाओ, दो पैरेलल लाइंस, इसके पैरेलल लाइंस डाल लो एंड फाइंड आउट दिस लेंथ, दिस इमेजिनरी लेंथ इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, दैट्स व्हाई EAB बराबर क्या आएगा, VB एंड L इफेक्टिव। दिस डिस्टेंस इज नॉन एज, दिस इज L इफेक्टिव, इसको बोलूंगा मैं L इफेक्टिव। अब L इफेक्टिव का मान निकाल लो, बहुत आसान काम है। कैसे निकालूंगा बताओ, इसका इस दिशा में घटक निकालो, हो गया काम। अरे यार ये लो, बताओ ये एंगल कितना है, बताओ ये एंगल कितना है, थीटा। अरे पोस्टमार्टम कर दिया अपन ने इसका पूरा, ये डिस्टेंस निकालो, ये निकालो, ये बात बराबर है ना यार, दो पैरेलल लाइंस डाल दिए अपन ने, एंड दिस इफेक्टिव लेंथ इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्शन, ठीक है। अब VB इंटू, अब बताओ इसका, ये थीटा है तो इसका इधर वाला घटक कितना आएगा, L sin थीटा, कितना आएगा, L sin थीटा, L sin थीटा। देन योर आंसर इज EAB बराबर
VBL sin थीटा, ये आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्रॉस जो चुंबकीय क्षेत्र मैंने बनाया, अब इस छड़ को मैंने इस तरह से ये A है और ये B है और ये है चुंबकीय क्षेत्र बाबू, और इसको इस दिशा में V से चलाया जा रहा है। वंस अगेन दिस एंगल इज गिवन थीटा, इसका मान थीटा दे रखा है, बताओगे? अगर मान लो मैं इसका मान थीटा दे दूं तो एक ही बात है, इधर दो इधर दो, कुछ फर्क पड़ गया क्या? कुछ भी नहीं पड़ा सर, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब बताओ क्या करोगे, बताओ? इसको इधर ये दो पैरेलल लाइंस डाल दो, ये डाल दो और इसका मान निकाल लो, जबकि इस छड़ की लंबाई दे रखी है मुझे, लेंथ ऑफ दिस रॉड इज गिवन L, इसकी लंबाई का मान तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये L दिया हुआ है। अब बताओ इस ट्रायंगल के अंदर, अरे बहुत आसान है बाबू, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। देखो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। तो अब इसका इस दिशा में घटक निकाल लो। अरे घटक क्या, आप तो लाल बटे कक्का लगा करके निकालेंगे, बहुत आराम से निकालेंगे। दिस इज इफेक्टिव लेंथ, L इफेक्टिव। आप बार बार इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस लेंथ, अगर मान लो ये पूरी लेंथ ही इसके समानांतर होगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 हो गया ना। अगर मैं इसको इधर कर दूं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 हो जाएगा, ठीक है? अब बताओ, चलो इसका मान निकालेंगे, कितना आएगा? EAB बराबर, बताओगे? ये लंबाई निकालनी है आपको, ये वाली लंबाई, बताओ यार, बहुत आसान था। कितना आएगा बताओ? VB इंटू वंस अगेन L sin थीटा, L sin थीटा आएगा। अरे इसका मान निकालना है, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। इसको C मान लो। अच्छा बताओ ये वाला कौन थीटा होगा? नहीं होगा? होगा। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, ये लंब है और ये कर्ण है। ये लेंथ कितनी है? L है। ये तो लिखा हुआ है पहले से, बार बार क्या को लिखते हो? सॉरी, लंब बटे कर्ण, चेक बड़ी शानदार आती है, अपन को चिंता मत करो। लंब बटे कर्ण कितना हुआ? लंब का मान तो आपको ज्ञात करना है L इफेक्टिव, और कर्ण कितना है? L बराबर क्या आ गया? साइन थीटा। तो L इफेक्टिव इक्वल्स टू आएगा L साइन थीटा। तो चाहे ऐसे चलाओ चाहे वैसे चलाओ, इन बोथ द सिचुएशंस यू विल हैव, आएगा, बहुत सीधा है, आ जाएगा भाई। अगर आपने उसको झुका दिया है, इससे थोड़ा सा इस एंगल से झुका दिया है, तो भी आप समझ सकते हैं, आएगा नहीं आएगा बताओ? अब अगर मान लो मैं आपको, ध्यान से देखना भी, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके लिए, बताओ अगर इस छड़ को ऐसे झुकाया, L लंबाई की छड़ को, ये B है और ये B है, ठीक है, और ये L लंबाई की छड़ एंड दिस इज V, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, और आपको इस एंगल का मान दे रखा है थीटा। अब इसके दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, EAB बराबर, और इसकी लेंथ का मान दे रखा है आपको, टोटल लेंथ AB, लेंथ AB का मान दे रखा है L। फटाफट आपके लिए क्वेश्चन आ गया, तो सही कर दें अपन, क्या है बताओ? बताओ अब क्या करा मैंने, तरीका क्या बताया था? देखो इसको यहां से लंब डालो, यहां से लंब डालो,
और इफेक्टिव लेंथ कौन सी होती है मालूम है? ये वाली होती है। इन दोनों समान। अब आपको ये वाली लंबाई निकालनी, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो अब बताओ इसका इस दिशा में घटक निकालूंगा तो क्या आएगा? एल कॉस थीटा। तो वी बी इंटू एल इफेक्टिव, तो वी बी इंटू एल कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा तो निकालना आता है ना, तो ये आ गया वी बी एल कॉस थीटा। ये आपका आंसर। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। होगी क्या तकलीफ बताओ? चलो एक इसके अंदर एक और चीज बताता हूं, अब थोड़ा सोच समझ करके बताना। एक तो छड़ ये है भैया, इसको ये ए बी छड़ है और इसको वी चाल से चलाया जा रहा है उसी चुंबकीय क्षेत्र में। और देखो एक और छड़ है। अच्छा बताओ किसकी लंबाई ज्यादा है? किसकी लंबाई ज्यादा है बताओ? ऐसे ही सवाल आते हैं। लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। बताओ 2 छड़ हैं और दोनों को समान चाल से एक ही चुंबकीय क्षेत्र में, एक छड़ ए बी और दूसरी छड़ पी क्यू। बताओ किस छड़ पर ज्यादा विद्युत वाहक बल पैदा होगा? किस छड़ पर ज्यादा विभवांतर पैदा होगा? बताएगा कोई? आपको मैं अनम्यूट कर। देखो इन दोनों की एल इफेक्टिव, क्योंकि एल इफेक्टिव क्या है? सेम है, एक समान है। एल इफेक्टिव एक समान है, दोनों की प्रभावी लंबाई का मान समान है इसलिए, और बी भी समान है, वेग भी समान है, तो ई ए बी बराबर क्या आएगा? ई पी क्यू। बच्चे क्या सोचते हैं? इसकी लंबाई ज्यादा है सर इसलिए वहां विद्युत वाहक बल ज्यादा पैदा होगा, या ये ऐसा है इसलिए ज्यादा पैदा होगा। ऐसा नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये आपका ये कंसेप्ट हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ही लो, लेकिन अब आपको इसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अभी। जब भी मेरे ये सब चीजें बताने का मतलब है, अब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ही काम चलेगा। और देखो एक अलग तरह का क्वेश्चन आपके लिए भी तैयार कर रखा है मैंने, देखते जाओ। देखें, एक तो कुंडली के अक्ष पर एक सूत्र काम में आएगा। आपके कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र काम में आएगा। देखो आपसे कहा जा रहा है कि ये एक कुंडली है। थोड़ा ध्यान से चित्र बनते हुए देखो, ये कुंडली है और ये है कुंडली का अक्ष। ये कुंडली का अक्ष है और ये कुंडली का अक्ष है। अगर इस कुंडली में धारा प्रवाहित करूंगा तो बताओ इस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अब यहां पर एक और कुंडली दे रखी है देखो, और ये जो कुंडली दी हुई है आपको, ये वर्गाकार कुंडली है। ये वर्गाकार कुंडली है, ये इसका केंद्र होगा। इस वर्गाकार कुंडली का ए वेक्टर देखो इधर, ये तो अक्ष है। किसका अक्ष है? ये इसका। लेकिन इसका ए वेक्टर इधर की तरफ है और आपको ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन 45 डिग्री। इसकी भुजा का मान दे रखा है ए, इस भुजा का मान ए दे रखा है। तो ये वर्गाकार है, वर्ग है, वर्गाकार है। तो एक जगह भुजा लिख दी अपन ने और एक जगह भुजा लिख दी। इसका मतलब क्या हुआ? वर्गाकार है। इसका मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब है। इसका ए वेक्टर इधर की तरफ है और ये अक्ष है इसका। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का मान यहां से लेकर यहां तक,
इसकी त्रिज्या का मान कैपिटल R है और यहां से लेकर यहां तक की इस डिस्टेंस का मान आपको दे रखा है √3r। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी का मान कितना दे रखा है √3r, ये दे रखा है। और ये 45 डिग्री का कोण दे रखा है, ए भुजा है और ये r है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। इन दोनों कुंडलियों का आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। देखते जाओ, चित्र में दर्शाई गई वर्गाकार एवं वृत्ताकार कुंडलियों के युग्म का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करें। ज्ञात करो। आप लोग बड़े ध्यान से देखना क्योंकि आपके लिए सवाल तैयार है आगे का। चलो इधर देखो, मैंने क्या किया, इस कुंडली में धारा प्रवाहित की आई, इसमें धारा प्रवाहित की, और आपको मालूम है जब इसमें धारा प्रवाहित करूंगा तो इसमें प्रेरण होगा, तो मेरे लिए क्या बन गई, प्राथमिक कुंडली बन गई। तो ये क्या बन गई, द्वितीय कुंडली बन गई। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक हमें मालूम है क्या होता है। अच्छा बताओ, इस कुंडली का ये अक्ष है, याद करो, चूंकि वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर उत्पन्न तीव्रता, इसका तीव्रता का सूत्र याद है आपको, अक्ष पर तीव्रता का सूत्र μ0I इंटू r² / 2r² प्लस x² की पावर 3/2। ये धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख लेना, पिछला लेक्चर चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इस कुंडली में अगर मैं धारा प्रवाहित करूंगा, इस धारा को मैंने I मान लिया, तो इसके अक्ष पर, इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो केंद्र से इस दूरी का मान √3r दे रखा है, जो मान हम इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, अतः वर्गाकार चुंबकीय प्रेरण, डायरेक्ट सूत्र लगा दो, बताओ क्या होता है चुंबकीय अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अतः अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र क्या होता है, M बराबर, याद करो, द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स और प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का अनुपात। याद करो, हमने पढ़ा है चूंकि φ2 संबद्ध प्रोपोर्शनल टू I होता है। पढ़ा है कैसे, द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, और φ2 संबद्ध बराबर MI1, ये पढ़ा था भैया। और M का मान कितना होता है, φ2/I1। φ2 मतलब इस कुंडली, ये जो आपको कुंडली दी हुई है, इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालना है भैया। बताओ, इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान, φ2 का मान कैसे निकालूं, φ2 बराबर B इंटू A, इसका जो भी क्षेत्रफल होगा वो /I1। B का मान, इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल रहा हूं, देखो μ0 I की जगह I1 इंटू r², इसकी त्रिज्या का मान r, इसके अंदर मान रखता जाऊंगा r इंटू r² प्लस x, यहां से लेकर यहां तक की दूरी का मान, इस x का मान दे रखा है √3r, तो मैं यहाँ √3 इंटू r मान रख दिया और इसका स्क्वायर कर दूंगा और पावर लगा दूंगा 3/2। काय का मान आया, b का गुणा a, इस वर्ग का क्षेत्रफल a बराबर कितना आएगा, भुजा का स्क्वायर
ये हो गया ऊपर का काम, ये पूरा काम हो गया m बराबर बटे नीचे क्या है I1। तो अब एक काम तो बहुत बढ़िया हो गया, ये मैंने क्या करा, सूत्र के अंदर सूत्र में x बराबर √3r रख दिया एवं वर्ग का क्षेत्रफल रख दिया। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, a बराबर भुजा का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, बताओ μ0, अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, b, ये cos थीटा भी लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि वो पूरा एंगल cos, बताओ cos थीटा बराबर cos 45 बराबर क्या आएगा 1/√2। तो आपको 1√2 से 1/√2 से और गुणा करना पड़ेगा। क्यों, याद है b a cos थीटा, इसका इधर की तरफ घटक निकालें, a cos थीटा आएगा। तो फाई बराबर क्या होता है b a cos थीटा, रखो μ0 r स्क्वायर अपॉन 2, करें सॉल्व, देखें इसको क्या हुआ, r स्क्वायर प्लस √3r का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3r स्क्वायर और पावर 3/2 इनटू a स्क्वायर। ये तो b का मान हो गया, ये a का मान हो गया और 1/√2। i से तो i हमने काट ही दिया था। तो m बराबर आएगा μ0 r स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये 4 हो गया और 3/2 को कैसे लिखते हैं, याद है, अगर मैं x की पावर 3/2 को अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, x√x लिखूंगा, ऐसे लिखते हैं ना। तो देखो ये कितना हो गया 4r स्क्वायर, देखो 4r स्क्वायर और अंडर रूट में 4r स्क्वायर, देखो r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर कितना हो गया 4r स्क्वायर, उसके पावर 3/2 ऊपर है। तो x की पावर 3/2 को कैसे लिखते हैं, x√x, इस पूरे को x मान लो तो ये हो गया और इसकी पावर कितना हो गया अंडर रूट हो गया इनटू a स्क्वायर और 1/√2। अब फिर देखो ये r स्क्वायर भी इससे मैंने काट दिया। तो m बराबर क्या आया μ0 a स्क्वायर अपॉन, ये बताओ कितना हो गया 4 दूने 8 और यहां से बाहर आया तो 16√2 और एक r भी आएगा भी नीचे, मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। ये आ गया आपका इस युग्म का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। बहुत आसान है, सिर्फ क्या याद होना चाहिए था इसके अंदर, आपको इसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है इतना सा मालूम होना चाहिए। अगर इसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र मालूम है तो चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा तो फिर तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना अपन को आता है। हमने दो परिनालिकाओं के युग्म का अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकाला है और हमने इस न्यूमेरिकल वर्कशॉप में कल की क्लास, कल का लेक्चर देख लेना आप लोग, उसमें भी अन्योन्य प्रेरण गुणांक का एक क्वेश्चन बताया। सिर्फ क्या मालूम होना चाहिए, इसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान मालूम होना चाहिए, ये वाला सूत्र मालूम होना चाहिए। बस चुंबकीय क्षेत्र मालूम हुआ, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मालूम है तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स पता चल जाएगा b a cos थीटा। चुंबकीय फ्लक्स पता चल गया तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की थ्योरी क्या होती है, द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब एक सवाल अब आप लोगों के लिए, देखिए एक छोटी कुंडली है और एक बड़ी कुंडली है, सेम सवाल है। ये तो बड़ी कुंडली है और इस त्रिज्या का मान है कैपिटल R, ठीक है। धारा वारा तो अपने हिसाब से देखिए आप लोग, और ये इसका अक्ष है और एक और लूप यहां रखा हुआ है, छोटा सा लूप है, ये छोटा सा लूप है, इसका क्षेत्रफल इधर है एंड दिस एंगल इज गिवन थीटा।
और इस लूप की त्रिज्या का मान दे रखा है स्मॉल आर, स्मॉल आर त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या का मान कितना दे रखा है स्मॉल आर, ठीक है। और दूसरी बात, आपको यहां से लेकर यहां तक की इस डिस्टेंस का मान दे रखा है, इसका मान अंडर रूट, इसका मान दे रखा है अंडर रूट 7r, इसका मान √7r दे रखा है, समझ गए आप, ये √7r दे रखा है इसका मान। अब आपको ज्ञात करना है इन दोनों कुंडलियों, ये इसका ए वेक्टर, इन दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान क्या होगा। कर सकते हो ज्ञात, बहुत आसान है। पहले तो इसमें से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकाल लो और इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कर लो। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका और भेज दो तुरंत प्रभाव से। या चलो मैं बताता हूं आपको, देखो क्या आएगा इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान। अगर मैं इसमें धारा प्रवाहित करता हूं आई, तो इसके अक्ष पर, चूंकि कुंडली के अक्ष पर केंद्र से √7r दूरी पर, क्वेश्चन क्या था, कुंडली युग्म का अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होगा। क्वेश्चंस टफ है, थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, लेकिन सीखने को मिलेगा आपको बहुत सारा। कुंडली के अक्ष पर केंद्र से √7r दूरी पर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है √7r दूरी पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस तीव्रता का मान अब आपको देखो कैसे निकालना है। μ0 I × r², I की जगह में इसको I1 कर देता हूं, ठीक है ना। I1 r²/2 × r² + x² की पावर 3/2। सॉल्व करूंगा तो μ0 I1 r²/2, बताओ क्या आएगा, r² + √7r का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। सिंपल है, टफ कुछ भी नहीं है, सॉल्व करते जाओ। क्या आ गया, μ0 I1 r²/2, अंदर हो गया 8r², क्या हो गया 8r², और उसकी पावर कितनी होगी 3/2। किसी भी संख्या की घात, अगर मान लो यहां लिखा है p की पावर 3/2 लिखा है, तो क्या लिखोगे, p√p लिखोगे ना। तो इस पूरे को अगर मैं p मान लूं तो μ0 I1 r²/2, बताओ 8r² √8r², p/√p, ऐसे लिख दिया भाई मैंने। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, आराम से आएगा। अब देखो m बराबर क्या होता है, ∅2/I1 होता है। ∅2 क्या होता है, BA cos थीटा होता है अपॉन I1। बताओ B का मान ये रहा, μ0 I1 r², ये r² तो काट दूं अगर आप बोलो, हटा दो इसको, μ0 I, चलो अभी तो चलने जिंदा रहने तो 2 8r² √ के अंदर 8r, ये हो गया B। बताओ क्या इसका क्षेत्रफल πr² होगा, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा, π × r² × cos थीटा, और नीचे क्या आएगा I1, I1 काट दो, r² काट दो, काट दिया। अब जो बचा है वो आपका आंसर आ गया, μ0
पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन 8 दूना 16 और इसमें से एक और निकलेगा 32 √2 या आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये आएगा, कर लो देखो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 2√2 लिख सकते हो ना, 8 दूना 16 8 दूना 32 √2, ये इस तरह से आएगा। ये आ गया इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, बस आप लोग क्वेश्चंस देखते रहो। आपको करना क्या है, देखें आपको दिया हुआ एक क्वेश्चन, 10 वोल्ट बैटरी से, बहुत अच्छा सवाल है। ये एक प्रेरक है, प्रेरक इसका L दे रखा है आपको 5 हेनरी दे रखा है, ठीक है। और इसको 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, डीसी से, 10 वोल्ट डीसी से जोड़ा गया, और ये एक स्विच लगा दिया मैंने S। ये आपको चित्र दिया हुआ है। अब आपसे कहा जा रहा है स्विच ऑन करने के, स्विच ऑन कर दो आप, स्विच ऑन करने के 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, स्विच ऑन करने के 4 सेकंड बाद परिपथ में धारा का मान ज्ञात करो। परिपथ में धारा का मान ज्ञात करो। इस परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है आफ्टर 4 सेकेंड। देखो हमें मालूम है, चूंकि प्रेरक में आपको इसका वास्तव में भौतिक महत्व तो पता चलेगा इस क्वेश्चन से कि प्रेरक करता क्या है। प्रेरक में धारा में परिवर्तन करने पर स्वप्रेरण के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, जानते हो विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है, -LdI/dt, जानते नहीं। अब देखो, और हमें मालूम है ये -LdI, इसमें केवीएल लगा दो। केवीएल किसे लगाएंगे, चलो इधर देखो, देखना ध्यान से। जो स्विच ऑन करेंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, तो वो धारा विपरीत दिशा में आएगी। देखो केवीएल कैसे लगेगा, केवीएल लगाने पर, केवीएल कैसे लगाओ, बोर्ड पर ध्यान दो। ये एक बैटरी, एक बच्चे ने मेरे को पूछा भी था कि सर ये धारा इस दिशा में कैसे आ गई, तो उसको पता चल जाएगा। अभी देखो इधर, ये मैंने स्विच ऑन कर दिया, धारा का जो आपका प्रेरण का कंसेप्ट है, जो दिशाओं से रिलेटेड है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इधर देखो, स्विच ऑन कर दी, क्या होगा, धारा का मान बढ़ेगा अचानक। लेकिन आपको पता है कि ये जो प्रेरकत्व है इसका, क्या ये धारा के मान को बढ़ने देगा, ये धारा के मान को बिल्कुल बढ़ने नहीं देगा, विरोध करेगा, लेंज कहते हैं। तो लेंज के, अच्छा बताओ, इसके अंदर धारा बहेगी, बिल्कुल बहेगी। स्विच ऑन कर दी, धारा का मान जो ही बढ़ना शुरू होगा, प्रेरण हो जाएगा। प्रेरण के कारण इसमें विद्युत वाहक बल पैदा होगा, जो कि इधर विपरीत दिशा में धारा छोड़ेगा। बताओ धारा कौन से सिरे से छूटती है, धन सिरे से, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। अब केवीएल लगाओ इसके अंदर, लगाओ केवीएल, ये प्लस है माइनस, किधर से चलोगे, इधर से चलो। याद है विभवांतर में चिन्ह कौन सा लेते हैं हमेशा, कौन सा चिन्ह लेते हैं बताओ, विभवांतर में हमेशा कौन सा चिन्ह, बाद वाला, विभवांतर में हमेशा बाद वाला। इधर से चलो, इधर से चलूंगा तो कौन सा चिन्ह आएगा बताओ, यहां से चले, बाद वाला चिन्ह कौन सा है, प्लस का 10 वोल्ट। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, बाद वाला चिन्ह कौन सा है, माइनस का, माइनस ई बराबर क्या आ गया, 0। नेट पोटेंशियल का मान कितना हो गया, 0। ये मैंने अगर मैग्नीट्यूड लिख दिया तो इसको यहां से हटा दिया, कोई दिक्कत, रख दो मान।
10 माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बराबर क्या होगा 0। इसको उधर ले जाओ, क्या है बताओ, 10 इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। इसको इधर ले आओ, 10 डी टी इक्वल्स टू एल इंटू डी आई, ये आएगा। अब आ जाओ एल का मान आपको 5 दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। एल का मान 5 दे रखा है, तो क्या मैं इसको 2 से काट दूं? यहां तो काय को कर दो कबाड़ा है, यहां तो एल ही रहने दो, है ना। एल, चूंकि एल बराबर दे रखा है 5 हेनरी, तो यहां अगर मैं 5 रख दूंगा तो ये इससे 2 बार काट दे, ठीक है। तो ये आ गया 2 डी टी बराबर डी आई, ये आ गया भाई। अब क्या पूछा है आपसे, स्विच ऑन करने के 4 सेकंड बाद, तो दोनों तरफ समाकलन कर दो, दोनों और समाकलन कर दो। बहुत आसान हो गया अब सवाल, कर दो सवाल, समाकलन कर दो। यहां मैंने एल का मान रखा था 5 एम, ठीक है। दोनों और समाकलन लेने पर क्या आया, 2 इंटू डी टी बराबर डी आई, ये आया। यहां समय की सीमाएं रखेंगे, समय की लिमिट रखेंगे। समय कहां से शुरू होता है, 0 से, और कहां तक, 4 सेकंड तक। समय लिमिट्स, समय की 0 से 4 से, क्या पूछा है, स्विच ऑन करने के बाद 4 सेकंड बाद धारा का मान क्या होगा। तो समय कहां से शुरू हुआ, 0 से, कहां तक, 4 सेकंड तक। धारा का मान, पहले धारा कितनी थी, स्विच ऑफ था साहब, और स्विच ऑफ रहेगा तो धारा का मान 0। बाद में धारा कितना हो गया, यही तो ज्ञात करना है, कर दो। बताओ यहां क्या मान लो, 1 मान लो। समाकलन जानते हो, 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, x। यहां 2 को हटा लो, क्या बच गया, 1। बताओ क्या आया, 2। अंदर क्या बचा, 1। 1 का समाकलन क्या आएगा, t, और लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से 4। 1 का समाकलन i के सापेक्ष करूंगा तो क्या आएगा, i, और लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से i। रख दो लिमिट्स के मान, रख दो, इसकी जगह 4 रख दो, इसकी जगह 0 रख दो, इसकी जगह i रख दो, इसकी जगह 0। i इक्वल्स टू 8 एम्पियर। बहुत अच्छा सवाल है। स्विच ऑन करने के 4 सेकंड बाद परिपथ में आपको धारा का मान ज्ञात करना है। बहुत सीधा सा काम था, E बराबर एल डी आई बाई डी टी, इससे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। और ये केवीएल लगा दिया, आप बिना केवीएल लगाए भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं सब, 10 माइनस जो भी एल माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। चलो इसको एक बार, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। और देखें नेक्स्ट, एक और सवाल, एक बहुत अच्छा सवाल देखो, हटा दो इसको। एक वृत्ताकार लूप दिया हुआ है, और उस वृत्ताकार लूप को बीच में से डायमेट्रिकली एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ दिया, ठीक है। देखो ये एक लूप है, और इसको यहां से जोड़ दिया, और ये चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा ध्यान से देखना, ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये ए, ये पी क्यू, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप, आर त्रिज्या का वृत्तीय लूप समचुंबकीय क्षेत्र में लंबवत तल में रखा है, लंबवत तल में रखा है। यदि B का मान नियत दर अल्फा से घटाया जाए, तो
तार ए बी की जगह क्या कर दिया मैंने, पी क्यू में धारा का मान क्या होगा, ये आपका सवाल है। तो बड़े ध्यान से देखें, आर त्रिज्या का एक लूप है। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, इस लूप का आधा हिस्सा ऊपर है और आधा हिस्सा नीचे है, तो प्रेरण होगा भी या नहीं होगा पहले देखना है। तो सबसे पहले क्या है, चूंकि बी क्रॉस, प्रेरण का कारण बताओ, प्रेरण का कारण बताओ क्या है, बी क्रॉस में कमी हो रही, वो खुद ही कह रहा है बी का मान नियत दर से घटाया गया, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, क्रॉस है, और इसका मान निरंतर घटाया जा रहा है, घटा दो साहब। अब बताओ, इसका मान नियत दर से घटाया जाएगा तो क्या होगा, अगर इसका प्रेरण का कारण क्या है, इसका मान घट रहा है, लेंज क्या कहता है, लेंज कहता है सपोर्ट कर दो, इसका बढ़े तो अपोज और घटे तो सपोर्ट, घट रहा है सपोर्ट कर दो, लेंज के अनुसार क्या प्रेरित होगा, क्रॉस प्रेरित होगा, और क्रॉस का मतलब क्या होता है बताओ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब समझते हो, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त प्रेरित धारा। तो देखो, अब इस लूप में दक्षिणावर्त का मतलब धारा इधर जाएगी भाई, अरे जाएगी ना, कितनी धारा गई, मान लो कितनी धारा है, आई, इस लूप में दक्षिणावर्त इस तरह से। अब नीचे वाला लूप देखो, ये वाला, इस वाले लूप में भी क्या होगा, दक्षिणावर्त धारा होगी, इसमें भी लूप में धारा दक्षिणावर्त होगी, देखो इधर, इसमें भी धारा दक्षिणावर्त होगी, इधर की तरफ होगी, कितनी होगी, आई। देखो, इस ऊपर अपर पार्ट के कारण धारा आई इधर जाएगी और लोअर पार्ट के कारण धारा आई इधर जाएगी। तो हम देख सकते हैं अपर एंड लोअर पार्ट आर सेम, इसका मतलब क्या हुआ, तो करंट इन PQ विल बी जीरो, नेट करंट इन PQ विल बी जीरो, मतलब ये इन PQ विल बी जीरो, क्योंकि इस लोअर पार्ट के कारण इसमें जो धारा होगी ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज एक बार घुमा के देखो, इसके कारण धारा इधर आ रही है और इसके कारण धारा ये भी, देखो बताओ, ये दोनों, ये क्लॉकवाइज है ना, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो इसका क्लॉकवाइज के कारण धारा इधर जा रही है और इसके क्लॉकवाइज के कारण धारा इधर आ रही है। तो नेट करंट इन PQ विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये है आपका एक क्वेश्चन। तो देखो इधर,